गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 10 का पेज नंबर 65 पढ़ेंगे। ये कौन सा लेसन है बच्चों? जॉर्ज, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जानवरों को किस तरीके से स्वतंत्रता चाहिए और उनकी क्या दिनचर्या होती है। आपको पहले बताया था ना कि जो सांप बार बार आता है उसका नाम लेखिका ने जॉर्ज रख दिया था। अब उसके आगे का हम पेज नंबर 65 में आधा मैंने उस दिन आपको समझा दिया था, उसके आगे का आज मैं आपको समझा रही हूँ। चलो तो अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 65। शिकार छिन जाने पर सांप बाहर निकालने का रास्ता ढूंढते हुए बगीचे में इधर से उधर रेंगता रहा। रेंगता यानी जो भी पशु पक्षी पेट के बल चलते हैं उसे रेंगना कहते हैं। शीघ्र ही उसे एक उचित पेड़ मिल गया। उस पेड़ पर चढ़कर वह दीवार के उस पार पहुंचा और दूसरी ओर चला गया। कौन बच्चों? जॉर्ज। तब जाकर हम अपनी रोकी हुई सांसें ठीक से ले सके और हमें कुछ चैन मिला। अगर हम भी किसी भी बड़े सांप को या बिच्छू को या कोई शेर को देखते हैं तो डर जाते हैं ना, यानी जैसे हमारी सांसें रुक जाती हैं, वैसे ही इधर ये दोनों बहनें जो बगीचे में बैठी थी कुर्सी डालकर, उनकी भी सांसें रुक गई। पर जब उन्होंने देखा कि सांप दूसरी ओर चला गया दीवार के, तो उन्हें कुछ चैन मिला यानी शांति मिली। इसके बाद आने वाले 2 दिनों में यह नाटक बार बार हुआ। पर चूहे के लेखिका बोलती है कि जो सांप था वो चूहे के पीछे पीछे भागता था, पर अभी 2 दिन से सांप आता था पर चूहा नहीं होता था, पर फिर वो दीवार पर चढ़कर दूसरी ओर चला जाता था। वहीं सांप फिर उसी खजूर के पेड़ से नीचे धड़ाम से उसी झाड़ी में गिरता, उसी पेड़ के ऊपर चढ़ता और उसी दीवार पर से गायब हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि सांप बार बार उस खजूर के पेड़ से ऊपर से नीचे गिरता। कहाँ गिरता बच्चों? झाड़ी में। और फिर उसी पेड़ के ऊपर चढ़ता और दीवार के दूसरी ओर से गायब हो जाता, यानी दिखना बंद हो जाता। तीसरी मुलाकात के बाद हमने उस सांप का नाम जॉर्ज रखने का निश्चय किया। अब वो बार बार आने लगा तो उन्होंने उसका नाम जॉर्ज रख दिया। आखिर अक्सर ऐसे आने वाले अतिथि का कोई तो नाम अवश्य ही होना चाहिए ना। अर्थात लेखिका कहती हैं कि वह बार बार आता था, वह हमारा मेहमान हो गया था। अतिथि यानी मेहमान, तो उसका कुछ ना कुछ तो नाम रखना ही चाहिए ना, इसलिए उन्होंने उसका नाम जॉर्ज रखने का निश्चय किया। हमारे पिताजी ने बगीचे और उसके आसपास की जगह का बारीकी से निरीक्षण किया, यानी बहुत ध्यान से, और पाया कि दीवार के पीछे उस ओर उगने वाले एक बड़े कांटेदार पेड़ की डाली हमारे खजूर के पेड़ को छूती थी। इस तरह जॉर्ज को सरलता से मार्ग मिल गया था। हमारे खजूर के पेड़ के शिखर पर चूहों का एक परिवार रहता था। अब वह बता रही हैं कि हमारे पिताजी ने बगीचे को आसपास सब जगह का बहुत ध्यान से निरीक्षण किया, यानी देख परख की, और क्या पाया कि दीवार के पीछे एक बहुत बड़ा कांटेदार पेड़ है और उस पेड़ की डाली इनके घर में जो खजूर का पेड़ था उसको छूती थी। इसलिए जॉर्ज यानी वह सांप को उसके सहारे, यानी पहले वो उस कंटीली झाड़ी पे चढ़ता और वो डाली किसको छूती थी? इनके घर के अंदर जो खजूर का पेड़ था उसकी डाली को, तो उसके सहारे आराम से टपकर आ जाता था। ऐसा उसके पिताजी ने छानबीन कर पता लगाया। हमारे खजूर के पेड़ का शिखर पर किसका परिवार रहता था? शिखर यानी एकदम ऊंचाई पर किसका परिवार था बच्चों? चूहों का परिवार रहता था। अब लेसन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको इसमें से सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर्स बहुत आराम से मिल जाएंगे। उनके घर में किसका पेड़ था? खजूर का। उस पर किसका परिवार रहता था? चूहों का। उस दोषी डाली के कट जाने पर जॉर्ज ने टपक कर आना छोड़ दिया। अब उस डाली को काट दिया तो अब जॉर्ज टपक कर नहीं आ सकता था, उसके सहारे सहारे आ जाता था पर टपक कर आ सकता नहीं था। जैसे बिल्ली कुत्ते तो कूद जाते हैं पर सांप कूद सकता नहीं है, क्योंकि उसको रेंगने की जगह चाहिए। अब उसने सही ढंग से हमसे भेंट करने का निश्चय किया। वह सामने के फाटक से आने लगा।
अब बच्चों, वो पहले तो ऊपर से दीवार पे से आ जाता था, पेड़ की डाली पे से आ जाता था, पर अब वो तो डाली कट गई, तो अब उसने हमसे सामने सामने, जैसे हमारे घर में गेस्ट आते हैं ना, वैसे वह सांप भी उनके घर में सामने के फाटक से, सामने के दरवाजे से आने लगा। जॉर्ज पक्षियों के घोंसले पर हमेशा छापा मारता रहता था। अब जो पेड़ों पर चिड़िया, पक्षी, कौवे, कोयल जो घोंसले बनाती थी उस पर छापा मारता था, क्योंकि सांप को क्या खाने होते थे बच्चों? अंडे खाने होते थे। एक दिन पक्षियों की क्रोधपूर्ण चीखों से आकर्षित होकर मैंने ऊपर देखा। अब लेखिका कहती हैं कि एक दिन बहुत पक्षियों की गुस्से में जोर से, एक दिन उसे पक्षियों की बहुत गुस्से में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो उसका ध्यान उधर आकर्षित यानी उस साइड खींच गया। वो देखने लगी ऊपर, अपना मुंह उठाकर देखा तो उसे जंगल के एक पेड़ की टहनी पर धीरे धीरे एक घोंसले की ओर बढ़ते हुए पाया। अर्थात उसने देखा कि पक्षी इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि जॉर्ज धीरे धीरे उनकी घोंसलों की तरफ बढ़ रहा था। 5-6 चिड़िया साहसपूर्वक उसके मुंह पर पंख फड़फड़ाते हुए गुस्से से चीखती उड़ रही थी। अब सारी चिड़ियों को तो ऐसा था कि हमारे अंडे खा जाएगा, इसलिए वे गुस्से में उसके मुंह पर हिम्मत करके चोंच मार रही थी। चिड़िया तो सांप को नहीं पहुंच सकती, फिर भी एकता में बल होता है, यानी सब इकट्ठी होकर उसके ऊपर पंख फड़फड़ाते हुए उसके मुंह पर गुस्से में उड़ रही थी। और क्या कर रही थी बच्चों? चीख रही थी और चोंच मार रही थी। उन्होंने उसकी भूख पर नियंत्रण लगा दिया होगा, अर्थात उसको तो बहुत भूख लगी थी, तो वो उसके अंडे खाने के लिए चाह रहा था, पर चिड़िया इतनी जोर से चिल्ला रही थी और चोंच मार रही थी कि सांप ने अपने भूख को कंट्रोल करने का सोच लिया होगा। क्योंकि जब मैंने कुछ क्षण बाद पुनः देखा, पुनः यानी बच्चों दोबारा, जॉर्ज गायब हो चुका था या शायद गिर पड़ा था। उसे पेड़ों से टपक जाने की आदत तो थी ही। अब जब सारी चिड़ियाँ मिलकर गुस्से में उसके ऊपर पंख फड़फड़ा रही थी और चोंच मार रही थी, तो लेखिका ने देखा कि उस समय अब वहाँ से जॉर्ज अदृश्य हो गया था, गायब हो गया था। या तो वह पेड़ पे से गिर गया होगा, क्योंकि उसे तो बार बार पेड़ पर से गिरने की आदत जो थी। वर्षों में वह बहुत सक्रिय था, अर्थात वर्षा ऋतु में वह एकदम सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। यद्यपि सर्दी में कुछ आलसी लगता था। बारिश में तो सांप को बारिश अच्छी नहीं लगती है इसे, यानी वो एक्टिव रहता था, इधर उधर भाग जाता था। पर कब आलसी रहता था बच्चों? सर्दियों में। वह हमें बहुत ही कम दिखाई देता था। कभी कभी हमें दीवार या झाड़ी के ऊपर लिपटे धूप सेकते उसके दर्शन हो जाते, दर्शन होना यानी दिख जाते। अर्थात लेखिका कहती हैं कि वर्षा ऋतु में बहुत सक्रिय रहता था और सर्दी में कुछ आलसी हो जाता था, तो हमें बहुत कम दिखाई देता। वह यानी सांप। सांप का नाम क्या है बच्चों? जॉर्ज। और ये कैसा सांप है? मूषक खाने वाला, यानी चूहे खाने वाला। तो वह कहती हैं कि कभी कभी हमें दीवार या झाड़ी के ऊपर लिपटे धूप सेकते हुए उसके दर्शन हो जाते थे। अर्थात ठंडी में वह आलसी हो जाता था, तो कभी कभी दीवार पे या झाड़ी पर लिपटा हुआ दिखता। उसमें वो क्या कर रहा होता था बच्चों? दीवार पे और झाड़ी पे धूप ले रहा होता था। हमें कैसे अभी ठंडी चल रही तो हमें ठंड लगती है, तो हम सोचते हैं कि धूप निकल आए तो हम थोड़ी देर धूप में बैठ जाएं। हमें धूप अच्छी लगती है सर्दियों में। उसका भी एक परिवार है। घास में तेजी से रेंगती उसकी संक्षिप्त अनुकृतियाँ देखी गई हैं। अर्थात वो कहती हैं कि उसका भी अपना एक परिवार है। संक्षिप्त यानी छोटी, उसकी अदृश्य यानी लुप्त होना, उसका भी एक छोटा सा परिवार है। और उसकी अनुकृतियाँ यानी परछाइयाँ भी हमने आते जाते देखी हैं। तो अब बच्चों हम आते हैं पेज नंबर 65 पे। आपको मैं बार बार कहती हूँ पूरा लेसन अच्छे से पढ़ना है। तो चलो देखते हैं पेज नंबर 65। फिर बसंत आया है हमारे जीवन में। जॉर्ज का प्रथम नाटकीय आगमन हुआ है। 1 वर्ष बीत चुका है। अर्थात अब कौन सी ऋतु आ गई? वसंत ऋतु आ गई। अब जॉर्ज को हमारे जीवन में आए कितना टाइम हो गया बच्चों? 1 साल बीत गया। वह अब भी कहीं पास ही है। उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे जॉर्ज अभी भी हमारे कहीं आसपास ही घूम रहा है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ों से मैं बता सकती हूँ वह किधर होगा। अर्थात कहीं भी जब उन्हें आवाज़ें आती हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि जॉर्ज कहीं आसपास ही है। मुखर्जी परिवार के घर से उठते कोलाहल के अनुसार
वो वाह होगा, कोल्हाल यानी बहुत आवाज़ें होना। जी हाँ, हमारे सामने के फाटक से मैं उनके पीले और घबराए हुए चेहरे देख सकती हूँ। यह पीलापन इसलिए है क्योंकि वे जॉर्ज को बगीचे में रेंगते हुए देख रहे हैं। हाँ, जंगल को लौटते हुए वे यहीं आ गया है। सड़क के किनारे रेंगते हुए उसका अति सुंदर और भयावह शरीर धूप में चमक रहा है। अब लेखिका कहती है कि हमें तो 1 साल बीत गया, पर अभी भी कहीं भी आवाज़ें होती हैं तो हमें पता चल जाता है कि जॉर्ज कहाँ है। आज आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? मुखर्जी परिवार के घर से उठते कोल्हाल, यानी मुखर्जी परिवार के वहाँ से जो इतनी आवाज़ें आ रही थी, तो पता चल गया कि जी हाँ, हमारे सामने के फाटक से मैंने उनके पीले और घबराए हुए चेहरे देख सकती हूँ। अर्थात अपने घर के सामने से वह उनके मुरझाए और पीला होना, यानी ये एक मुहावरा है बच्चों, डर के मारे पीला होना। तो मैं उनके मुंह और चेहरे घबराए हुए देख सकती हूँ क्योंकि उनके घर में क्या था? सांप निकला था। आज बच्चों हमारे घर में भी कहीं भी सांप निकलेगा तो हम तो डर ही जाएंगे ना, तो हम यूँ ही कहेंगे कि सांप को देख के हमारा चेहरा पीला पड़ गया था। यह पीलापन इसलिए क्योंकि वह जॉर्ज को बगीचे में रेंगता हुआ देख रहे हैं। किस चीज़ का पीलापन था बच्चों? क्योंकि वह सांप को बगीचे में रेंगता हुआ देख रहे थे। हाँ, जंगल को लौटते हुए वह यहीं आ गया था, यानी जंगल से लौटने के समय वह यहीं पर आ गया था। सड़क के किनारे रेंगते हुए उसका अति सुंदर और भयावह शरीर धूप में चमक रहा था। सांप देखने में सुंदर था, पर कैसा था? डरावना। और धूप में क्या हो रहा था बच्चों? उसकी स्किन चमक रही थी। उसके आगे हमारे पड़ोसी का बूढ़ा गठियाग्रस्त कुत्ता छाँव में ऊँघ रहा था। अब गठियाग्रस्त क्या है बच्चों? गठियाग्रस्त यानी जोड़ों का दर्द होता है। यह आदमियों में भी होता है और जानवरों में भी होता है। यानी वहाँ जो कुत्ता था वह छाँव में बैठा बैठा ऊँघ रहा था, यानी सो रहा था। कुत्ता किसका था बच्चों? पड़ोसी का। और कैसा था? बूढ़ा हो गया था। उसने जॉर्ज को देखा और युवाओं सी फुर्ती से उछलकर गुस्से से जरा सा भौंककर सरपट घर के अंदर भागा। अर्थात उस बूढ़े कुत्ते ने, जिसको उसके गोड़ों में जॉइंट्स में दर्द था, जैसे ही उस जॉर्ज को सांप को देखा, युवाओं सी यानी यंग लोगों की तरह फुर्ती से जल्दी से उछलकर और गुस्से से जरा सा भौंककर, और उसे गुस्सा भी आया कि मैं धूप में आराम से बैठा था छाँव में और सांप अचानक से आया, तो वो गुस्से में उठा और भौंकने लगा। और सरपट यानी जैसे घोड़ा दौड़ता है सरपट, वैसे एकदम सरपट जल्दी से दौड़कर घर के अंदर भाग गया। उसके जकड़े हुए पैर ऐसे काम करने लगे मानो तेल पड़े हुए पिस्टन हो। अर्थात उसके जो पैर जकड़े हुए थे गठियाग्रस्त बीमारी के कारण, वह इस तरह काम करने लगे जैसे तेल पड़े हुए पिस्टन हो। मतलब जैसे आपके स्कूटर में, गाड़ियों में खराब होता है तो ऑयलिंग करना पड़ता है ना, उस तरीके से यहाँ पर कुत्ते के लिए यह बात प्रयोग की गई है कि एकदम फुर्ती से दौड़कर अंदर चला गया। जॉर्ज आगे रेंगता गया और जंगल में प्रवेश करने के तुरंत बाद पौधों में अदृश्य हो गया। अलविदा जॉर्ज, अगली भेंट तक। अब जॉर्ज धीरे धीरे रेंगता हुआ कहाँ चला गया? बगीचे में से बच्चों जंगल में हो चला गया और पौधों में अदृश्य हो गया, यानी दिखना बंद हो गया। अलविदा जॉर्ज यानी बाय बाय जॉर्ज, अगली भेंट तक, ऐसा लेखिका कहती हैं। जब जॉर्ज दिखना बंद हो गए, हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो हम उनको बाय बाय कर देते हैं ना, फिर वो अपने घर चले जाते हैं, यानी दिखने बंद हो जाते हैं, इसलिए हम उनको बाय बाय कर देते हैं। इसलिए लेखिका कहती है कि अगले भेंट तक बाय बाय। गिलहरियों के एक परिवार को खुशी से पेड़ों पर खेलते देख मुझे याद आता है वह अतीत यानी बीता हुआ समय। 7 वर्ष पहले जब मैं और मेरी बहन छोटे थे, हम घर से निकलकर दूर क्षितिज पर फैले हरे भरे खेतों में खेलने के लिए दौड़ जाते थे। अब लेखिका कह रही हैं कि गिलहरियों का एक परिवार को खुशी से पेड़ों पर खेलते हुए देखकर, यानी गिलहरियाँ इधर से उधर दौड़ रही। अर्थात गिलहरियों के परिवार को देखकर कितने साल पहले का समय याद आता है बच्चों? 7 वर्ष पहले का, 7 years बिफोर का, जब वह अपनी छोटी बहन के साथ हमारे घर से निकलकर दूर क्षितिज खेतों में खेलने के लिए दौड़ जाती थी, अपनी बहन के साथ खेलने दौड़ जाती थी।
हम जंगली फूलों के गुच्छे चुनते और लंबी ऊंची पंपा घास के झुरमुटों में छिपन छिपाई खेलते और चुपके से नेवले और उसके बच्चों को धूप में उधम मचाते हुए देखते। उधम यानी शरारत करते हुए देखते। वे सुखद दिन थे जब बहुत कम मकान थे। रात को हम गीदड़ों का चिल्लाते हुए सुनते। अब लेखिका 7 वर्ष पहले का पूरा वर्णन कर रही है। कह रही है कि वो दिन बहुत अच्छे थे जब हम जंगली फूलों के गुच्छे चुनते थे। ये पंपा घास एक तरह की घास होती है। उन घासों को हम झूमते हुए देखते थे। कैसी हवा में घासें झूमती हैं जब ठंडी हवाएं चलती हैं। अब वहाँ मकानों की पंक्तियाँ ही पंक्तियाँ हैं। अब वो क्या कह रही हैं कि भाई हम जब पेड़ के झुरमुट थे तो उसमें छुपन छुपाई बड़ी बड़ी घास थी, पेड़ थे, तो उसके पीछे हम छिपन छिपाई खेलते थे और चुपके से नेवले और उसके बच्चे को धूप में उधम। नेवला एक तरह का जानवर होता है जो नेवले और सांप की लड़ाई होती है। ऐसे आपने कभी कहानी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो आजकल गूगल में सब मिलता है, तो आप सर्च करके देख सकते हैं कि नेवला क्या होता है। उनको खेलते हुए धूप में मस्ती करते हुए देखते थे। बहुत अच्छे दिन थे क्योंकि क्या था बच्चों, मकान कम थे, पॉपुलेशन कम थी, तो बहुत बड़े बड़े जंगल थे। और रात को हम किसका सुनते थे? हम गीदड़ों को चिल्लाते हुए सुनते थे। गीदड़ों की आवाज़ भी जंगल से हमारे घर में आती थी। अब तो आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन ज़माना बदल रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है और धीरे धीरे सारे जंगल कटते ही जा रहे हैं। वे सब हरे भरे खेत लुप्त हो गए। लुप्त यानी खत्म हो गए। जहाँ पंपा घास हवा में झूमती थी वहाँ अब मकानों की पंक्तियाँ ही पंक्तियाँ हैं। अर्थात पंक्तियाँ यानी लाइन, यानी सारे जंगल कट गए। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पहले हरी भरी घासें हवा में लहराती देखती थी, खेत होते थे, वो धीरे धीरे कट गए और लोग वहाँ क्या बनाने लग गए? घर बनाने लग गए और धुआं उगलते कारखाने। अब बड़े बड़े कारखाने भी बनने लग गए। अब नेवले बहुत कम दिखाई देते हैं और रात को गीदड़ भी नहीं बोलते। अर्थात लेखिका कह रही है ना तो नेवले दिखते हैं और ना ही गीदड़ की आवाज़ आती है क्योंकि जंगल तो कटते ही जा रहे हैं। कहाँ गए वे सब? मुझे यकायक बहुत दुख होने लगता है। यकायक यानी बच्चों मुझे बार बार बहुत दुख होता है क्योंकि दूर कहीं निर्दयी कुल्हाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। निर्दयी कुल्हाड़ियों की आवाज़ से मतलब है कि हमारे सारे पेड़ कट रहे हैं। आपको पता है ना कि कितने आंदोलन हुए पेड़ बचाने के लिए। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। यानी पेड़ों को होना बहुत ज़रूरी है। क्या लोग इस बचे हुए हरे भरे जंगल को भी साफ करने आ जाएंगे? पेड़ों को काटने और पौधों को उखाड़ने और अधिक मकान बनाने के लिए। अब लेखिका कह रही हैं उनके मन में ऐसे क्वेश्चंस, विचार आ रहे हैं कि धीरे धीरे क्या ये सारे हरे भरे जंगल साफ कर जाएंगे, यानी सारे जंगलों को काट देंगे। पेड़ों को काटने और पौधों को उखाड़ने और अधिक मकान बनाने के लिए पेड़ों को काट डालेंगे, पौधों को उखाड़ देंगे और क्या बना डालेंगे बच्चों? मकान ही मकान, सीमेंट के जंगल ही जंगल खड़े हो जाएंगे। तो हमें शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी? लेखिका कहती है कि सारे जंगल कट गए तो हमें शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी? यदि ऐसा करेंगे तो ये सब प्राणी कहाँ जाएंगे? अर्थात जैसे हमारा घर है, हम अपने घर में रहते हैं तो किसी को घुसने देते हैं? नहीं। उसी प्रकार सभी पशु पक्षी, जंगली पशु पक्षियों का घर क्या है बच्चों? जंगल है। धीरे धीरे जंगल खत्म हो जाएंगे तो ये कहाँ रहेंगे? ये सब प्राणी कहाँ जाएंगे? इस बात का लेखिका को बहुत ही अफसोस हो रहा है, बहुत ही चिंता हो रही है। इन्हें भोजन कहाँ से मिलेगा? पक्षी अपने घोंसले कहाँ बनाएंगे? क्या वे सब विलुप्त हो जाएंगे सदा के लिए? विलुप्त यानी कि हरदम के लिए ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा उन्हें बार बार विचार आ रहा है। वह कह रही है कि ये सब प्राणी कहाँ जाएंगे, उन्हें कहाँ से खाना मिलेगा? क्या हम शेर को रोटी बना के डालने जाते? नहीं, वो जंगल में घूमते रहते हैं और अपना भोजन स्वयं ढूंढते हैं। पक्षी अपने घोंसले क्या बनाएंगे? आप पक्षी, अगर आपके घर में चिड़िया घुसती है, कौवा घुसता है या कबूतर आता है तो हम उन्हें क्या अपने घर में घोंसले बनाने देते हैं? नहीं, क्योंकि उनका घर तो जंगल ही है। वहीं पर पेड़ों पर वह अपने घोंसले बनाते हैं और रहते हैं और जंगली फल फूल खाकर अपना जीवन गुजारते हैं। और फिर धीरे धीरे ये तो
सब अगर जंगल ही ख़त्म हो गए तो धीरे धीरे ये सारी पशु पक्षियों की जाति ही विलुप्त हो जाएगी सदा के लिए, हमेशा के लिए। इस तरह लेखिका को बहुत दुख हो रहा है और वह ये सब विचार करके दुखी हो रही है। इसलिए वह कहती हैं कि पुराना ज़माना बहुत अच्छा था, भले मकान कम थे पर शांति थी, हमें गीदड़ों की, पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती थी। तो इस पाठ से हमें ये सीखने को मिलता है बच्चों कि हमें अपनी प्रकृति को, अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, हमें उनके प्रति वन्य जीवन का संरक्षण करना है, हमें उनके प्रति प्रेम रखना है। जीवो जीवस्य भोजनम, जियो और जीने दो, और उनका जो घर है उन्हें मत उजाड़ो, खुद जियो। लेखिका कहती हैं कि खुद जियो और उन्हें भी जीने दो, जंगलों को, पेड़ों को मत काटो, वो उनके लिए तो ज़रूरी है, साथ ही साथ हमारे लिए भी ज़रूरी है। तो बच्चों ये पाठ बहुत ही सुंदर है, अच्छे से इसको पढ़िए और समझिए। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।